ऑडियंस यू हैव अगेन टू डिसाइड कि क्या आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से एक बार प्रॉपर्टी टैक्स देना है, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना है। क्या प्रॉपर्टी टैक्स देना ज़रूरी है? क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स को ज़रूरी समझते हैं देना? अपनी पार्टी के साथ भी बात हुई। अपनी पार्टी का अभी स्टैंड फिलहाल ये है कि वो अपोज भी करते हैं और रिजेक्ट भी करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को, और उनका कहना है कि जब तक एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव सरकार नहीं होगी, चुनकर सामने नहीं आएगी, तब तक प्रॉपर्टी टैक्स ना ही दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आवाज़ उठाई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को लागू किया जाए और भाजपा ने अपोज किया था। आज भाजपा कह रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज कर रही है। तो हम क्या मानकर चलें कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ले दे के गरीबों का ही जो है वो हाल बद से बदतर होता है। इसी सब पर मेरे साथ बात करने के लिए जनाब फॉर्मर जज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब मौजूद हैं। मुजफ्फर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्या समझ कर चलें हम कि 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त में कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स देना है और कश्मीर में हंगामा भी हुआ था, लोगों ने इसका विरोध किया था, इसके ख़िलाफ़ काफ़ी बड़े पैमाने पे विरोध दिखा था, तो उस वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स को बंद कर दिया था और भाजपा जो थी अपोज कर रही थी। आज भाजपा कहती है कि प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपोज कर रही है। तो हम क्या मानकर चलें कि ये सरकारें आपस में जो भी है इनकी अनबन लगी हुई है और नुकसान जो है वो एक गरीब को ही वो पहुँच रहा है? खैर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कोई प्रपोजल रखा लेकिन लगाया नहीं। जी। शायद पब्लिक का जो आउटक्राई थी और पब्लिक रिजेक्शन जो थी उसको मद्देनज़र रखते उन्होंने इसको लागू नहीं किया। ठीक है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी और सरहदी रियासत है जी, जो बिल्कुल बॉर्डर्स पे वाक़ा है और लास्ट कोना है भारत का। तो यहाँ के लोगों के अपने मसाइल हैं। बेशक यहाँ के लोगों ने बेहतर तरक्की भी की, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि तरक्की नहीं की, लेकिन ये कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं है कि जहाँ लोगों के पास इमूवेबल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। छोटी छोटी अपनी मतलब ज़ाती इस्तेमाल के लिए छोटे मोटे मकान लोगों ने जो बनाए हैं, उन पर टैक्स लगाना किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है। लेकिन 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की है, लेकिन लगाया नहीं। शुरुआत की लेकिन टैक्स नहीं लगाया। 2010 से आज 11 साल हो गए हैं। अगर वो लगाना चाहते तो लगा सकते थे, नहीं लगाया। उन्होंने इन्हीं वजूहात की बना पर नहीं लगाया कि यहाँ उतनी कोई बहुत ज़्यादा अमीर, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत गरीब भी हैं यहाँ लोग, लेकिन उस लिहाज से जिस तरह आप कहोगे कि बम्बे है, दिल्ली है, गुजरात है, या जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वहाँ लोगों के पास वसाइल भी हैं और लोग रिच भी हैं। बेशक उनकी यहाँ पर रेशो जो है, परसेंटेज उन लोगों की बहुत कम है, लेकिन जो अमीर है वो बहुत अमीर है। और ये भी एक सिस्टम का एक ड्रॉबैक समझ लें, या सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। क्या हम ये मान के चलें कि लोगों ने अब अपने घरों का रेंट भरना है? जो लोग घरों में रह रहे हैं उन्होंने अपने घरों का ही रेंट देना है, तब उन्हें अपने घर में रहने दिया जाएगा सरकार की तरफ से? बात तो वही है, टैक्स समझ लो या रेंट समझ लो, अब इसको जो मर्जी नाम दे लो। तो अपने घर में रहने के लिए भी आपको अगर उसका टैक्स देना है तो वो रेंट ही हो गया, जाहिर सी बात। और 370 के बाद क्या ये मानकर चलें कि 35 और 370 के बाद, उसकी मनसूखी के बाद, जो अब मरकज़ की जानिब से जो भी कानून जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, और ये भी उन कानूनों में से एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तोहफ़ा है जो 370 को सपोर्ट करते थे, कि वो रिवोक होना चाहिए? जाहिर सी बात है भाई, अब जम्मू कश्मीर के लाज जो हैं वो दिल्ली में बैठकर होम मिनिस्ट्री बनाती है, और होम मिनिस्ट्री को यहाँ की कोई ग्राउंड रियलिटीज़ का तो पता नहीं होता है। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, वो अपने उनके जो कान और आँखें हैं वो तो हैं यहाँ के एजेंसीज़ के लोग। तो एजेंसीज़ जो है वो एक्सपर्ट नहीं है इन चीज़ों के लिए कि लोगों के मेयार को मुतय्यन करें कि कान आदमी किस काबिल है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे या ना दे। तो अब अगर आप दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से रियासत को चलाओगे तो फिर यही हालत होनी है। फिर वो कानून बनाए जाएंगे जो कानून लोगों को और सरकार से दूर करेंगे, एलाइनेशन बढ़ेगी। और अब तो मुझे लगता है जो लोग आज तक इस रियासत की तनज़्ज़ुली और
370 और 35A के हक में बोलते थे कि ये रिमूव होना चाहिए, ये एब्रोगेट होना चाहिए, आज उनको भी ये महसूस होगा कि ये गलत हुआ। आखिरकार जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का लाने का क्या कारण है? बहैसियत मैं आपसे एक एडवोकेट ही सवाल पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर क्या इतना डेवलप हो चुका है, क्या इतनी तरक्की हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, क्या प्रॉपर्टी के लिए भी लोग पैसा दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो जो गुर्बत है वो मिटी है। लोग तो अपना बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर्टी का टैक्स देना बहुत बड़ी बात है। और हमारे जम्मू के मेयर साहब कह रहे थे कि जिनका एक कनाल से ज़्यादा का प्लॉट होगा उन्हें ही प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, जिसका कम होगा उसे नहीं देना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है कि गरीबों पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा, शायद अमीरों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। अब इसका तो मुझे पता नहीं है, जब ऑर्डर कोई सामने आएगा, अभी तो वो प्रोसेस में है कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है। अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाते हैं वो, कि भाई जो पर्सनल यूज़ का किसी का मकान है, पता नहीं उस पर भी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये तो अभी जब कोई ऑर्डर आएगा तो तभी पता चलेगा, ये अंडर प्रोसेस है। लेकिन जो भी हो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाना जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं ऐसे कानून को लाने से, ऐसे कानून को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने से, इससे पहले भी इस कानून में एक बार अमेंडमेंट हुई है, तरमीम हुई है। अब ये कानून जब आया है, इसे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया है, लागू करने के बाद किस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है? कहाँ पर जो मरकज़ी सरकार है उसे लग रही है कि जो कमी है वो पूरी हो पाएगी इस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने के बाद जम्मू कश्मीर में? मुझे खुद नहीं समझ, ये तो पॉलिसी मेकर्स को पता होगा कि क्या करना है। लगता है आपको ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी बना रहे हैं शायद उस पॉलिसी में कमी है? जाहिर सी बात है भाई, पॉलिसी बनाने के लिए आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। पॉलिसी बनाती है कैबिनेट, कैबिनेट जो है वो इलेक्ट होके आते हैं लोग, बुनियादी तौर पर वो ज़मीनी सतह के लोग होते हैं जो ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं। तो उन लोगों को पता होता है कि यहाँ की आवाम के लिए क्या बेहतर है और इनके हक में क्या कानून बनाया जाए, क्या पॉलिसी बनाई जाए। अब ब्यूरोक्रेट जो आदमी महाराष्ट्र से आया हो, बॉम्बे से आया हो, या दिल्ली से आया हो, या यूपी से आया हो, उसको क्या पता है कि यहाँ ज़मीनी सतह पर लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और लोगों की कैपेसिटी क्या है? तो वो जाहिर सी बात है कि भाई उसको तो जो मन में आएगा, वो तो नादरशाही आर्डर हैं ये। क्या हम ये मान के चलें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज और रिजेक्ट कर रही है प्रॉपर्टी टैक्स को आखिरी सांस तक? बिल्कुल हम इसको अपोज करेंगे, हम इसको अपोज करेंगे। हर वो काम जो 5 अगस्त के बाद हुआ वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा, वो लोगों के खिलाफ है। और जो 5 अगस्त से पहले जो फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिए गए हैं, जिनमें से कि एक फैसला हम प्रॉपर्टी टैक्स को मान के चलें जो 2010 में कांग्रेस के साथ लिया है। लगाया नहीं, कहाँ लगाया? 2010 में शुरुआत तो की है ना मुजफ्फर साहब, शुरुआत तो की है ना। प्रपोजल बना लेकिन नहीं इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। उनको पता था कि हमारे लोग नहीं दे पाएंगे ये। जब लोगों ने हंगामा हुआ कश्मीर में, इस पे हंगामा हुआ, लेकिन सुनी ना, लोगों के नुमाइंदे थे, लोगों की तकलीफ को सुना। आज भी हंगामा हो रहा है, आज भी लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आपने पुलिस के डंडे के जोर से प्रोटेस्ट करना पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन लोग सोशल मीडिया के थ्रू, आज एक नया तरीका है। 2010 में सोशल मीडिया इतना नहीं था जितना आज है। 2010 में तो अभी व्हाट्सएप वगैरह किसी को पता भी नहीं था, या फेसबुक भी नहीं था, कोई चलाता ही नहीं था। तो आज सोशल मीडिया के थ्रू प्रोटेस्ट का मीडियम बदल गया है। पहले लोग सड़क पर आकर नाराबाजी करते थे, आज लोग फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनका कोई चुना हुआ नुमाइंदा है नहीं है जो उनके दुख दर्द को समझ सकेगा। गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि सेपरेटिज्म, नेपोटिज्म और टेररिज्म की अगर बात की जाए इस जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुका है और 370 के बाद वो ख़त्म किया गया है। क्या आप ये मान के चलते हैं कि कश्मीर का गन कल्चर ख़त्म हुआ है? और क्या आप ये भी मान के चलते हैं कि करप्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है? और क्या आप ये भी मान के चलते हैं कि नेपोटिज्म की जो बात की जा रही है वो भी ख़त्म हो चुका है? या फिर ये सिर्फ वादे ही हैं, ये सिर्फ बातें ही हैं? ग्राउंड ज़ीरो की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो ग्राउंड ज़ीरो पे तस्वीरें कुछ और ही दिखाती हैं, कुछ और ही दर्शाती हैं। ये आपको भी पता है यहाँ कितनी तरक्की हुई है पिछले 2-2.5 सालों में। 2.5 बल्कि 3 साल होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली दिल्ली से रूल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को शायद यहाँ का अभी पता भी नहीं होगा, अभी वो समझा नहीं होंगे कि इतना बड़ी रियासत है और इसकी इतनी डाइवर्स कल्चर, टोपोग्राफी है कि उनको अभी समझ भी नहीं होगी इसकी। रहा सवाल नेपोटिज्म का, नेपोटिज्म तो आज भी उससे कई गुना ज़्यादा है, बल्कि अब फैसिज्म भी शुरू हो गया है। करप्शन अगर आप मुआवजा करेंगे पिछले 2-3 डेकेड्स में, जो ये पिछले 2 साल रहे हैं, इस जैसी करप्शन कहीं नहीं हुई। मुझे ये बताओ,
रीज़न क्या है इस करप्शन का? मुझे ये बताओ एक चीज़, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लोग ये कहते हैं कि 370 ख़त्म होने की वजह से मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, मिलिटेंसी मुझे नहीं लगा है कि ख़त्म हो गई, बल्कि उल्टा अभी पिछले दिनों जो साबका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने जो मतलब स्टार्टलिंग रेवलेशंस की हैं कि पिछले 2-3 सालों में इनकाउंटर्स में डेथ रेट, अगर आप इनकाउंटर और उनके डेथ रेट निकालोगे तो वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप 2011-12 या इवन जो पीछे जितने भी साल हैं उनको आप कंपेयर करेंगे तो ये मोस्ट टिमुल्टस 2 ईयर्स रहे हैं। टिमुल्टस इन द सेंस कि एक तो पब्लिक एलिनेशन इतनी बढ़ गई है कि लोग सख्त नाराज़ हैं और लोगों की नाराज़गी बहुत माना रखती है। दूसरी बात, मिलिटेंसी कहीं कम नहीं हुई। तीसरी, करप्शन की जो बात आप करते हैं, करप्शन आप अगर हिसाब करोगे ना, कोई परसेंटेज निकालेगा तो इस दौर में इतनी फ्री करप्शन हुई है और बेखौफ बेधड़क। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? आखिरकार ये जिम्मेवारी क्यों नहीं कोई अपने कंधों पे ले रहा है? और ये करप्शन जो दिन ब दिन बढ़ रही है, इस करप्शन को रोकना भी चाहिए ना। अब वो तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। अरे भाई, जब बीजेपी के मंत्री थे यहाँ पिछली सरकार में, तो किसको पता नहीं है कि बीजेपी के हर मंत्री ने कितनी करप्शन की है? ट्रांसफर इंडस्ट्रीज चलाई हैं उन लोगों ने, ज़मीनें ग्रैब की हैं, सरकार की ज़मीनों को ग्रैब किया है, खड्स को ग्रैब किया है, बड़े बड़े प्लेशियल हाउसेस बनाए हैं। किसको पता नहीं है? अब क्या दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी करप्शन के बगैर है? जितनी बीजेपी की सरकार में आज की डेट में पूरे मुल्क में करप्शन है, इतनी कभी पहले नहीं हुई है। मगर ये है कि उन्होंने मीडिया को खरीद के रखा हुआ है। आपका मीडिया कभी नहीं बताएगा कोई स्कैम नहीं हुआ है। क्या समझते हो आप? पिछले 5-7 सालों में कोई स्कैम नहीं हुआ, बल्कि स्कैम 4 गुना ज़्यादा हुए। आपके राफेल का स्कैम कहाँ गया? आपके सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज़ प्रूफ है कि इसमें किकबैक्स मिले हैं, किस किस को मिले हैं, कितना बड़ा स्कैम है। कोई नाम लेता है? आपने क्या लगता है अपोजिशन भी कमज़ोर हुई है? क्योंकि अपोजिशन भी नाम नहीं ले रही है शायद। अपोजिशन अपने लेवल पे कर रही है, इसमें शक नहीं कि अपोजिशन ने हालांकि इसको नहीं उजागर किया लोगों के मसाइल को। मैं उस पर इत्फाक करता हूं कि अपोजिशन जिस ज़ोर शोर से उनको लोगों के मसाइल को उजागर करना चाहिए था, पूरे मुल्क में नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बदकिस्मती रही कि यहाँ का जो मीडिया है, जो डेमोक्रेसी में 3rd पिलर 4th पिलर है, 4th पिलर बिल्कुल जड़ों से खोखला हो गया है। और उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ हुकूमत के नुमाइंदे, जो हुकूमत में लोग हैं, बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, जहाँ वो गलती करें तो उसको उजागर किया जाए, पब्लिक के सामने रखा जाए। वो अपनी ज़िम्मेदारी सुबकदोश हो गए हैं, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं डेमोक्रेसी में, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। क्या मानकर हमें चलें कि जो अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, ऑर्डर आ चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। कश्मीर के अंदर भी अगर बात करें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेयर साहब हैं या उनके वाइस चेयरपर्सन हैं, या जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार जो है अब इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और किस तरह से किया जाएगा वो तमाम चीज़ें बाद में सामने नजर आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में एक प्रॉपर्टी टैक्स ही बचा था जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे गैस, बिजली, सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। अब एक प्रॉपर्टी ही थी लोगों के पास अपनी जिसमें कि वो आराम से रह सकते थे। अब उस प्रॉपर्टी का भी टैक्स दिया जा रहा है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि जम्मू कश्मीर को आते समय में नई दिल्ली बनाया जा रहा है? दिल्ली तो बहुत तरक्की याफ्ता है, ऐसा नहीं कह सकते आप। दिल्ली, अगर जम्मू कश्मीर को दिल्ली बनाएंगे तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। दिल्ली एक तरक्की याफ्ता रियासत है। यहाँ ये लोग बिहार बनाना चाहते हैं। अच्छा। बिहार से भी बदतर। अच्छा। और यहाँ की तरक्की जो पिछले 40-50 साल में हमने जो तरक्की की मेहनत से, जदोजहद से, वो इन लोगों को रास नहीं आती है, वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग अब भिखारी की तरह भीख मांगें। यहाँ की मुलाजमतें यहाँ के लोगों के लिए अगर रिज़र्व महाराजा ने की थी, ज़मीनें यहाँ के लोगों को महाराजा ने प्रोटेक्ट करके दी थी। अब उधर से आप महाराजा का दिन मनाने के लिए छुट्टी मांगते हैं। अरे भाई, जो महाराजा ने कानून बनाए
आपकी प्रोटेक्शन के लिए, जम्मू वालों की प्रोटेक्शन के लिए वो कानून आप उसको कहते हो कि नहीं ये गलत है, लेकिन छुट्टी होनी चाहिए उस दिन। भाई छुट्टी से आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप इज्जत तब देते कि जब जम्मू कश्मीर के उस कानून को जो महाराजा ने आपको दिया था, जब उसको पामाल किया गया तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनाब एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब, जो फॉर्मर जज भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर सिपाही हैं, एक सीनियर लीडर हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का फरमाना था कि हमारे पास बिजली, गैस सिलेंडर और बाकी तमाम जितनी भी हमें बुनियादी सहूलियत मिलती थी, उन सब में अभी मरकज़ी सरकार की जानिब से जो रेट्स वगैरह दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन खाली एक प्रॉपर्टी ही ऐसी थी जो हमारे हाथ में थी, और शायद इस प्रॉपर्टी के ही सर पर हम लोग अपना दिन जो था वो बसर करते थे। लेकिन अब प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो लगाया जा रहा। अब ये देखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी टैक्स किस हद तक का लगाया जाएगा। क्या एक कनाल की जो बात की जा रही है कि एक कनाल का जो प्लॉट होगा उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, उससे कम जो होगा उस पर नहीं लगेगा, और किन एरियाज़ में लगाया जाएगा, किस तरह से लगाया जाएगा, और लगाने की क्या बुनियाद होंगे, किन वजूहात पे लगाया जाएगा, ये तमाम बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो चुकी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपोज करती है, रिजेक्ट करती है प्रॉपर्टी टैक्स को, अपनी पार्टी भी अपोज करती है, रिजेक्ट करती है प्रॉपर्टी टैक्स को। और यहाँ पर शायद एक भाजपा ही है जो सपोर्ट कर रही है प्रॉपर्टी टैक्स को, लेकिन भाजपा के बिना तमाम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है वो फिलहाल अपोज और रिजेक्ट ही कर रही हैं। तो उम्मीद ये रखते हैं हम कि आते वक्त में भी जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, शायद इससे जम्मू कश्मीर के आवाम खुश नहीं है। लोग नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगना चाहिए, और 370 के बाद शायद एक ये तोहफा भी समझ लीजिएगा जम्मू कश्मीर के आवाम को जो मिला है प्रॉपर्टी टैक्स की तरह, क्योंकि जो लोग 370 को सपोर्ट करते थे या जो चाहते थे 370 जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए एक 370 जो है वो शायद एक जाने के बाद एक तोहफा ही है प्रॉपर्टी टैक्स। ये मेरा नहीं कहना है, ये एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब का फरमाना है। और क्या कुछ नई तस्वीरें सामने नजर आएंगी वो तो बाद की बात है। फिलहाल एक छोटी सी खास मुलाकात थी आप लोगों के साथ, दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त, आमिर सुहेल को। देखते रहें डेली तस्कीन।